जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कई क्रांतिकारियों की कहानियाँ हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। और जब हम भारत के एक ऐसे बालक की बात करते हैं जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्य के दिल में एक ऐसी चोट कर दी कि पूरी हुकूमत कांप उठी, तो समझ आता है कि कुछ जीवन उम्र से नहीं अपने साहस से बड़े होते हैं। यह कहानी है खुदीराम बोस की, एक ऐसा नाम जो भारत की मिट्टी की खुशबू में घुला है और हर भारतीय हृदय के गर्व, हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है। 3 दिसंबर 1889 मिदनापुर का एक छोटा सा गांव मोहाबनी में लक्ष्मीप्रिय और त्रैलोक्यनाथ बोस पहले से ही 2 बेटे को बीमारी में खो चुके थे। दुख और डर से टूटा हुआ परिवार अपने तीसरे बेटे को बचाने के लिए लोगों द्वारा बताए गए एक पुराने लोक मान्यता का पालन करते हैं। उस समय मिदनापुर के ग्रामीण इलाकों में खुदी शब्द चावल के लिए बोला जाता था। परंपरा यह थी कि जब परिवार लगातार बच्चों को खो दे और एक नए बच्चे पर संकट का डर हो, तो बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से चावल के बदले अपनी ही बेटी को बेच दिया जाता है। यह एक तरह का टोटका था, एक तरह का विश्वास कि इससे बच्चे की जान बच जाएगी। यही घटना उस नवजात का नाम तय करती है, खुदीराम, अर्थात वह बच्चा जो खुदी यानी चावल के बदले दिया गया हो। यह वह क्षण था जिसने उनके जीवन को शुरू से ही एक रहस्यमय, दर्द भरी और अद्भुत धारा में डाल दिया। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर इतिहास की धार बदल देगा। कुछ ही वर्षों में माता पिता दोनों का देहांत हो गया। छोटे से खुदीराम अनाथ हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था, उनके स्वभाव में जो बेचैनी थी, वह बताती थी कि यह बच्चा साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। गांव की मिट्टी में, हवा में, लोगों के दुखों में और बंगाल की क्रांतिकारी माहौल में जो उबाल था, वो धीरे धीरे उस बच्चे के नसों में घुलता चला गया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्हें अंग्रेजों की नीतियों का अन्याय साफ दिखने लगा था। वंदे मातरम के नारे, गुप्त सभाएं, देशभक्ति की पर्चियां और चारों ओर उठती क्रांति की गूंज, यह सब उनके लिए प्रेरणा बन गई। और अचानक ही उनकी मुलाकात होती है अनुशीलन समिति के सदस्यों से, वह गुप्त क्रांतिकारी समूह जिसने बंगाल में नए युग की नींव रखी थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि सिर्फ नारे लगाने से आज़ादी नहीं आएगी, उन्हें सीधे संघर्ष में उतरना होगा। इस तरह खुदीराम सबसे छोटे सक्रिय क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। पर्चे बांटना, संदेश पहुंचाना, ब्रिटिश पुलिस से आंख बचाना और कई बार गिरफ्तारी से बचते बचते निकलना। उनकी उम्र इतनी कम थी कि पुलिस के कई अधिकारी उन्हें देखकर नज़रअंदाज कर देते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह वही लड़का है जो सरकार के खिलाफ हो रही गुप्त गतिविधियों का हिस्सा है। फिर आया बंगाल का 1905 का विभाजन। भारत में पहले से ही उबल रही आग अब चिंगारी नहीं, लावा बन चुकी थी। और इस लावे के बीच एक नाम उभरता है, जज किंग्सफोर्ड। उसकी अदालत युवा भारतीयों के लिए आतंक बन चुकी थी। वह बिना सबूत, बिना दया, बिना सुनवाई कड़े से कड़े दंड देता था। उसकी अदालत में न्याय नहीं, उत्पीड़न मिलता था। बंगाल के क्रांतिकारियों ने यह तय कर लिया था कि अगर अंग्रेज अधिकारियों को संदेश देना है तो शुरुआत इसी जज से होगी। अनुशीलन समिति ने मिशन सौंपा 2 युवा क्रांतिकारियों को, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। दोनों ने मुजफ्फरपुर में कई दिनों तक किंग्सफोर्ड की दिनचर्या, क्लब, समय और सुरक्षा का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने हर कदम सोचकर, हर जोखिम समझकर मिशन की तैयारी की। उस समय की ब्रिटिश फाइलों में लिखा है कि 2 किशोर भारतीय ब्रिटिश शासन पर उस बिंदु से चुनौती दे रहे थे जहां बड़े बड़े नेता भी सोचते थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बना रहे थे, तो उनका पहला प्रयास एक पार्सल बम के जरिए हुआ था। उस समय क्रांतिकारियों ने एक बेहद शक्तिशाली विस्फोटक को किताब के आकार की बॉक्स में छुपाकर किंग्सफोर्ड के नाम भेजा।
योजना ये थी कि जैसे ही किंग्सफोर्ड पैकेज खोलेगा तुरंत विस्फोट होगा और वही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन किंग्सफोर्ड उस पार्सल को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसने उसे खुद खोलने की हिम्मत ही नहीं की। उसने पैकेज अपने कार्यालय के एक कर्मचारी यूरोपीय अधिकारी को पकड़ा दिया। जैसे ही उस अधिकारी ने बॉक्स का ढक्कन उठाया, बम फट गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। यह घटना खुदीराम और प्रफुल्ल के लिए एक संकेत की तरह थी कि अब उन्हें निर्णायक कदम उठाने होंगे, क्योंकि किंग्सफोर्ड को पता चल चुका है कि कोई उसे निशाना बना रहा है और वो अब और भी सतर्क हो चुका है। 30 अप्रैल 1908, वह ऐतिहासिक रात। दोनों सड़क के किनारे अंधेरे में छुपे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक विक्टोरिया गाड़ी क्लब से निकली, दोनों ने उसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझा और उस पर बम फेंक दिया। और कुछ सेकंड के बाद रात का अंधेरा विस्फोट से जगमगा उठा। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि एक ब्रिटिश महिला और उसकी बेटी थी। यह एक त्रासदी थी, लेकिन क्रांति का चक्का अब रुक नहीं सकता था। ब्रिटिश सरकार पागल हो उठी। पोस्टर लगवाए गए और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की तलाशी शुरू की गई। हर जगह नाकेबंदी लग गई। दोनों लगातार दूर जा रहे थे। दोनों जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो सज़ा मौत ही होगी। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ता ले लिया ताकि पुलिस का ध्यान बढ़ सके। खुदीराम अब लगभग नंगे पांव थे। उनके पैरों में छाले फूट चुके थे। भूख प्यास थकान से जूझ रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता थी। वह कोपा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और पानी मांगा। एक कांस्टेबल को शक हुआ और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें रिवॉल्वर और कारतूस मिले और 18 साल का एक भारतीय लड़का, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सिहरा कर रख दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दूसरी तरफ प्रफुल्ल चाकी को घेरा गया और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त की। बाद में जब पहचान हुई तो ये साफ हो गया कि जो युवक गिरफ्तार हुआ है वो खुदीराम ही है। उनकी गिरफ्तारी के समय जो तस्वीर ली गई थी उसमें खुदीराम के चेहरे पर मुस्कान थी। दुनिया ये देखकर दंग रह गई। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे कि यह मुस्कान कैसी है। एक बच्चे की ये कैसी निडरता है कि मौत सामने खड़ी है और चेहरा अब भी शांत है। अदालत में खुदीराम अकेले थे। सामने पूरा ब्रिटिश प्रशासन। वकील चितरंजन दास ने उनकी पैरवी करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों का फैसला पहले से तय था। उन्हें एक उदाहरण बनाना था ताकि बंगाल की आंख फैलने ना पाए। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में किंग्सफोर्ड की तीखी आलोचना की, जनता को जागृत किया। अंग्रेज इस आवाज़ से इतने भयभीत हुए कि उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया और 6 साल की सज़ा सुनाई। 13 जून 1908 को फांसी की तारीख तय कर दी गई। बंगाल में स्कूल बंद हुए, बाजारों में शोक था, छात्रों ने जुलूस निकाले। जेल की आखिरी रात खुदीराम ने गीता पढ़ी और कुछ देर ध्यान किया और सुबह पूरी शांति से फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। वह चल नहीं रहे थे, वह इतिहास में प्रवेश कर रहे थे। 11 अगस्त 1908 सुबह 6 बजे भारत ने अपना 18 वर्षीय सपूत खो दिया, लेकिन उस क्षण एक नया भारत जन्मा। एक ऐसा भारत जिसमें युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उनकी शहादत के बाद मुजफ्फरपुर से कलकत्ता तक लोग अपने बच्चे का नाम खुदीराम रखने लगे। उनकी चप्पलें, उनकी मुस्कान, उनका दृढ़ चेहरा, सब कुछ एक प्रतीक बन गया। यह सिर्फ एक लड़के का बलिदान नहीं था, यह भारतीय युवाओं की आत्मा का जागरण था। खुदीराम बोस ने दिखा दिया कि क्रांति डर से नहीं, संकल्प से जन्म लेती है। भूख, गरीबी, अनाथपन, अंगारों भरी सड़कें, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। वह 18 साल के थे, लेकिन उनका साहस समय से भी बड़ा था। आज उनका नाम सिर्फ एक इतिहास नहीं, सम्मान है, एक प्रेरणा है और यह याद दिलाती है कि आज़ादी किसी एक दिन की लड़ाई नहीं थी, वह अनगिनत खुदीरामों की चिंगारी से जली थी। जब खुदीराम बोस का निर्जीव शरीर फांसी से उतारा गया तो अंग्रेजों ने सोचा था कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन असलियत यह थी कि कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। जेल के बाहर एक ऐसी भीड़ जमा थी जैसी शायद ब्रिटिश प्रशासन ने पहले कभी नहीं देखी थी। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरा मौन,
एक ऐसे बेटे के लिए जिसका सिर अब भी गर्व से ऊंचा था। जब उनका शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो रास्ते में लोग जमीन चूमते थे जिस पर उनकी अर्थी गुजरती थी, और फिर वह अद्भुत दृश्य हुआ जिसकी कल्पना अंग्रेज भी नहीं कर सकते थे। हजारों भारतीय उनके देह संस्कार की चिता की राख इकट्ठा करने लगे। किसी ने उसे अपने माथे पर लगाया, किसी ने घर के मंदिर में रखा और कई माताओं ने एक मुट्ठी राख लेकर उसे ताबीज में सी दिया, यह सोचकर कि उनके बच्चे भी खुदीराम जैसे निर्भय, दृढ़ और अडिग बने। यह श्रद्धा नहीं थी, यह जागरण था। खुदीराम की शहादत के बाद उनके नाम का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि लोग अपनी धोती के कोने में खुदीराम लिखवाकर पहनने लगे। बच्चे स्कूल जाते थे, युवक कॉलेज जाते थे, मजदूर काम पर जाते थे और हर किसी की धोती के किनारे पर वही नाम चमकता था। यह फैशन नहीं था, यह प्रतिरोध था, यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऐलान था कि खुदीराम भले फांसी पर चढ़ गए हों, लेकिन उनका नाम अब हर कदम के साथ चलता रहेगा। एक 18 साल के लड़के की शहादत ने करोड़ों दिलों में एक अग्नि जला दी थी जो दशकों तक नहीं बुझी, और यही वह क्षण था जब एक बात साफ हो गई। खुदीराम सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना बन चुके थे। एक ऐसा साहस जिसे फांसी की रस्सी तो छू सकती थी लेकिन तोड़ नहीं सकती थी। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक ही सवाल गूंजता है, आखिर वह शक्ति आई कहाँ से? भूखा प्यासा एक अनाथ बालक नंगे पांव मीलों चलता हुआ, गिरफ्तारी के वक्त मुस्कुराता हुआ और मौत के सामने खड़े होकर भी एक पल ना डिगने वाला। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह था आत्मबल। यह विश्वास था कि देश उससे भी बड़ा है, जीवन उससे भी ऊंचा है और स्वतंत्रता हर कीमत पर पाने लायक है। खुदीराम बोस की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, वह विरासत बनकर जीवित रहती है। हर बार जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो हर बार जब कोई अपने देश के लिए कुछ बड़ा सोचता है, हर बार जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, तो उस हवा में खुदीराम की चिता की राख का एक कण जरूर मौजूद होता है। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, उम्र मायने नहीं रखती, परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, मायने रखता है वह साहस, वह संकल्प जो दिल के सबसे गहरे हिस्से से उठता है। खुदीराम बोस चले गए, लेकिन वो हर उस दिल में जिंदा हैं जो आज भी भारत को और बेहतर और मुक्त और निर्भय बनाना चाहता है। तो ये थे हमारे देश के एक महान सपूत जिसने अपने साहस, अपने आदम्य आत्मबल और आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देकर भारत की धरती को अमर कर दिया। उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में आज भी वही ज्वाला जगा देता है जो अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देने के लिए काफ़ी थी। ऐसे वीरों की कहानियाँ हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती, वे हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कोई उपहार नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों की विरासत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।